हेलो दोस्तों। तो जैसे जैसे देखो बोर्ड का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड से कोई दिक्कत नहीं, अगर आपसे रिलेटेड कंटेंट है तो आप देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो दूतावास, मेनली जो मैं बात करूंगा वो ज़्यादातर दूतावास की बात करूंगा, यानी एम्बेसी वाले क्वेश्चनों की बात करूंगा। क्लियर है। बट साथ में जैसे बोलते हैं ना गेहूं के साथ घून तो पिसी जाता था, इसलिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और है जो हम यहाँ पे साथ में करेंगे। और इस टॉपिक को हम जानबूझ के क्या करना, देखो क्या करना है हमें, देखो खुद से ना इस टॉपिक को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। खुद से इस टॉपिक को क्या अपने आप को पक्का, मतलब टॉपिक को पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इससे क्वेश्चन आने वाला पेपर में। क्लियर है कि घरेलू आय में शामिल होगा या नहीं होगा, राष्ट्रीय आय में शामिल होगा या नहीं होगा। तो मतलब मेन जो है ना आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर तरह हर जगह के बच्चे जो भी जिनके इसमें भी इस टाइप का राष्ट्रीय आय से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है तो वो प्लीज इसे करिए, जरूर करिए, ठीक है ना। क्योंकि हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रीय आय में शामिल होगा या नहीं होगा, घरेलू आय में शामिल होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। बात करते हैं, देखो अभी तक हमने इतनी सारी वीडियोस बनाई है, होप सो आपको सारी वीडियोस पसंद आई हो, ठीक है। अभी भी बहुत बच्चों के क्या नाम है कमेंट आते हैं कि अभी ये समझ नहीं आ रहा कि ये आपने जो मैक्रो कराई है ये कौन से चैप्टर का कौन सा पार्ट है। बेटा मैंने चैप्टर वाइज मैक्रो कराया कहाँ था, ठीक है ना। मैंने क्या करा था, जो एक से एक जैसे रिलेटेड थे उनको मैंने एक साथ कर दिया था, क्योंकि वो आप अगर ध्यान से देखो ना, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो इतने चैप्टर तोड़ के नहीं देगा वो आपको, ठीक है ना। तो मैंने देखो सभी बुक्स को पढ़ करके थोड़ा थोड़ा कंटेंट सब जगह से देखा और उसके बाद आपके लिए वीडियोस बनाई है। बात यहाँ पे क्या आती है, बात ये है कि कितना करना है। तो देखो जिसको अभी भी कोर्स में दिक्कत लग रहा है वो अपडेट वाली जो प्लेलिस्ट में मैंने एक बनाई ना अपडेट वाली, उसमें मैंने बताया हुआ कि किस तरह से कोर्स आपका बताया गया है। क्लियर है। तो बहुत आसान है, जितनी वीडियोस आपको दी है आप उन्हें प्लीज पूरा पूरा देख लो क्योंकि अगर आप उन्हें पूरा पूरा देख लेते हो, ठीक है, गारंटीड है 90 से नीचे नहीं आने वाले आपके। क्लियर। आज तक नहीं आए तो अब क्या आएंगे, ठीक है ना। मैं आपको अपना ऑफलाइन जो मैं फेस टू फेस पढ़ाता हूँ उसका रिकॉर्ड बताता हूँ। आज तक किसी भी लड़की के, किसी भी गर्ल्स के, मैं बताता हूँ किसी भी गर्ल के अभी तक 92 से नीचे नहीं आए, ठीक है। 92 से नीचे नहीं आए हैं। बॉयज का थोड़ा सा नीचे रहा है, 78 बॉयज का रहा है सबसे मिनिमम अब तक का जो है, इतने सालों का रिकॉर्ड है 78 बॉयज का रहा है मिनिमम। गर्ल्स का मिनिमम 92 रहा है। गर्ल्स क्या नाम है हाईएस्ट, गर्ल्स का जहां तक ध्यान है मुझे 99 हाईएस्ट है। अभी तक 100 नहीं लाया है कोई, बट 99 मेरा हाईएस्ट है, ठीक है। 99 बार बार आते रहते हैं। बॉयज में भी 99 हाईएस्ट है, ठीक है ना। बट बॉयज का लोएस्ट कितना 78 और गर्ल्स का जो है लोएस्ट 92 है, हाईएस्ट 99 है। क्लियर है। तो अब आपके ऊपर है आप इस बार कैसा करते हो। क्लियर है। चलो इन क्वेश्चनों की हम बात कर लेते हैं। अब एक एक क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पेपर में हाँ या ना तो देना ही देना इंक्लूड, साथ में आपको उनके रीजन भी बताना पड़ेगा, उनके लिए रीजन भी बताना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलो तो घरेलू आय, देखो मैं आपको कौन सा क्वेश्चन दिया है, घरेलू आय में शामिल होगा या नहीं होगा। जिस बच्चे को आता है वो भी प्लीज देखें इसको, ठीक है ना, समझने की कोशिश करें। देखो बात कर रहा हूं मैं घरेलू आय की, ठीक है। घरेलू आय मतलब डोमेस्टिक इनकम हो गया। कौन सा हो गया, डोमेस्टिक इनकम। और एक होता है आपका नेशनल इनकम, एक होता है आपका नेशनल इनकम। देखो हमें पता है कि इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ना, इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो किसका डिफरेंस होता है, एनएफआईए का, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का डिफरेंस यहां पे होता है। क्लियर है। बाकी तो दोनों सेम है ना, है ना। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर डोमेस्टिक इनकम यानी घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ दूं तो क्या निकलता है, राष्ट्रीय आय निकलता है। यहां तक समझ में आ गया। इसका मतलब अगर कोई चीज इसके अंदर इंक्लूड हो रही है, डोमेस्टिक इनकम में कोई चीज आ रही है तो गारंटीड है वो नेशनल इनकम में तो आएगी आएगी, ठीक है ना। दोबारा देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी ये क्लियर करेंगे बिल्कुल अच्छे से। देखो मैं क्या कर रहा हूं, डोमेस्टिक यानी घरेलू इनकम, घरेलू आय में क्या विदेशों से प्राप्त साधन आय जोड़ने पर जो आय निकलती है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब बात यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मेरा कोई चीज इसमें इंक्लूड हो जाता है, यानी इसके अंदर शामिल हो जाता है, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगा। मगर कोई चीज इसमें इंक्लूड हो रहा है, जरूरी नहीं वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट भी हो। क्लियर है। तो हमें बहुत बारीकी से क्वेश्चन देखना है। ये अगर यहाँ कोई चीज शामिल हो जाती है तो ये उसका पार्ट बन सकता है, बट ये अगर यहाँ पे कुछ चीज आ रही है जरूरी नहीं वो उसका पार्ट हो, ठीक है। तो हमें इस कंफ्यूजन को आज जरूर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम क्या कहने वाले हैं यहाँ पे बात जो आएगी बच्चे, हम अभी बात करेंगे सिर्फ डोमेस्टिक के पर्पज से। किसके बात करेंगे हम, डोमेस्टिक के पर्पज से करेंगे, कि डोमेस्टिक अगर अच्छे से समझ में आ गया तो नेशनल 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि पहला कह रहा है बाढ़ पीड़ितों को दी गई वित्तीय सहायता। अब बाढ़ पीड़ितों को अगर आप सहायता देते हो या भूकंप पीड़ितों को देते हो, किसी को भी अगर सहायता दे रहे हो तो वर्ड लिखा हुआ यहाँ पे सहायता, यानी हेल्प कर रहे हो। और जब भी आप कोई हेल्प करते हो तो बच्चे वो कौन सा होता था आपका, हस्तांतरण भुगतान माना जाता है। हस्तांतरण भुगतान माना जाता है। हस्तांतरण भुगतान मतलब क्या होता है, एक पक्षीय भुगतान, मतलब एक पक्षीय भुगतान है, ये वन वे होता है, इसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बस आप सहायता कर रहे हो। अब जैसे केदारनाथ में आपको पता है कि 2013 में
16 जून 2013, जहाँ तक मुझे एग्जैक्ट डेट याद है यही है शायद, वहाँ पे जब बहुत बुरा हाल हुआ था आपको पता है, तो लोगों ने यहाँ से सहायता भेजी थी, किसने, जिसकी जितनी श्रद्धा थी, जितना मैं श्रद्धा क्या बोलूँ, मतलब जिसका मतलब जितना हो सकता था उसने उतना वहाँ पे मदद किया। तो क्या अब जैसे केदारनाथ सही हो गया तो क्या वो पैसा वापस मांगेंगे, या वो दाल चीनी जो भी आपने भेजी, क्या कपड़े लगते वो आप क्या वापस मांगोगे, नहीं ना। तो ये क्या था, सिर्फ अपने हेल्प के नेचर में दिया, और हेल्प नेचर की गई चीजों को क्या बोलते हैं, हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। तो हम बोलेंगे बाढ़ पीड़ितों को दी गई सहायता शामिल नहीं की जाएगी, क्योंकि यह एक पक्षीय भुगतान है, ये हस्तांतरण भुगतान है, इसके बदले में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ये वाला हमारा घरेलू आय में शामिल नहीं होगा। अब देखो घरेलू में शामिल नहीं हुआ तो राष्ट्रीय में भी नहीं होगा, सीधी बात है। आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए देखो, मैं बताता हूँ, 100 बच्चे अगर पेपर अटेंड कर रहे हैं ना, तो 10 बच्चे तो पहले ही गलती करते, तो वो यही नहीं पढ़ते कि हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, घरेलू के लिए पढ़ रहे हैं या राष्ट्रीय के लिए पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय के लिए आंसर अलग हो सकता है, मैं पहले बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय के लिए आंसर अलग हो सकते हैं, घरेलू के लिए आंसर अलग हो सकते हैं। तो पहले पढ़ लो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो। तो घरेलू आय में शामिल नहीं होगा, और ना ही राष्ट्रीय में शामिल होने वाला है। क्लियर हो गया। चलो नंबर 2 लिखा हुआ है रोजगारी भत्ता। जल्दीबाजी ना करें, जल्दीबाजी ना करें। रोजगारी भत्ता, रोजगारी भत्ता देखो बहुत बच्चे बोलेंगे नहीं होगा, बेटा होगा, रोजगारी भत्ता शामिल होगा, क्योंकि जो नहीं होता वो होता है बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता क्या होता है, बेरोजगारी भत्ता मतलब मैं बेरोजगार बैठा हूं और गवर्नमेंट मुझे कुछ ना कुछ पैसे दे रही है, तो मैं मतलब गवर्नमेंट मुझे दे रही, तो एक तरह से हेल्प हो गई ना, वो तो वो शामिल नहीं होगा। बट मैंने तो रोजगारी लिखा है। रोजगारी मतलब क्या होता है कि आपने काम किया है, काम करने के बाद आपको मजदूरी मिली है, तो भाई साहब अगर आपने काम किया उसके बाद आपको पैसा मिला ना, तो वो शामिल होगा। ठीक है, ये एक पक्षीय नहीं है, ये शामिल होगा, क्योंकि आपने इसके बदले में क्या किया है, काम किया है, तो आपको पैसा मिलेगा, तो ये शामिल होगा। अगर यहीं पे मैं बेरोजगारी कर दूं तो फिर ये शामिल नहीं होगा, क्योंकि फिर वो हेल्पिंग नेचर में आ जाएगा। क्लियर है। तो पहले 2 पॉइंट बकवास से थे, इसको छोड़ देते हैं। डन। तो पहले वाला शामिल नहीं होगा, दूसरा वाला शामिल होगा। अगर मैं बेरोजगारी लिख देता हूं तो फिर दूसरा वाला भी शामिल नहीं होगा। क्लियर है। चलो जापान में, अरे वाह, अब आए ना पॉइंट दूतावास वाला। दूतावास होता क्या पहले समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, हर एक कंट्री का दूसरी कंट्री में जाता क्या होता है, इनके अपनी एक दूतावास होता है। जैसे मैंने कहा था रामायण के टाइम पे, जैसे रामायण हो गया, इन सब के टाइम पे क्या होता था, जब हमें कहीं कोई संदेश भिजवाना होता था तो एक दूत भेजा जाता था, दूत। ठीक है ना। वो उस दूत का काम क्या होता था, वो दूत रिप्रेजेंट करता था इधर के किंग को, यानी जो यहाँ का जो मेन हेड होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो मैंने किसी एक बच्चे को भेजा कि जाकर के उसके घर में ऐसा बोल के आ जाना जरा, तो अगर वो बोल रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा, वो मैंने जो बोला है वो बोल रहा है, तो उसका मतलब वो मेरा दूत हो गया। समझ में आ गया। यानी एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर देश का दूसरे देश में क्या होते हैं, दूत होते हैं। जैसे इंडिया का मान के चलो श्रीलंका में कुछ लोग बैठे हैं, इंडिया के कुछ लोग क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका में अपॉइंट कर रखे हैं, तो वो भारतीय दूतावास है। हमारे कुछ बंदे ऑस्ट्रेलिया में भी होंगे, भारतीय दूतावास है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया के कुछ बंदे हमारे इंडिया में भी होंगे, तो वो कौन सा हो गया हमारा, वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के दूतावास हो गए। क्लियर है। यानी हर कंट्री का देखा जाता है, दूसरी कंट्री में क्या होता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव का काम क्या होता है कि वो डायरेक्टली उस कंट्री की गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं, मतलब लिंक कर सकते हैं, हर चीज के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं जो भी उनसे रिलेटेड होगा, और हमारे कंट्री को तो रिप्रेजेंट करेंगे वो। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोल रहा हूं इंडियन एम्बेसी यानी भारतीय दूतावास की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो भारतीय दूतावास भारत में नहीं होगा। याद रखना कि यार अपना दूत अपने घर में थोड़ी ना होता है, दूत हमेशा दूसरे के यहाँ के लिए भेजा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भारतीय दूतावास मैंने बड़ी बोला है, तो वो इंडिया में ना होकर के बाकी कंट्रीज में देखें, तो बाकी कंट्रीज में क्या होगा, भारतीय दूतावास। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आया रूसी दूतावास, ठीक है। अब जब तक क्वेश्चन ये ना बोले कि रूसी दूतावास जो है वो चाइना में, जब तक क्वेश्चन ये ना बोले कि रूसी दूतावास जो है चाइना में, तब तक हम ये मानेंगे रूसी दूतावास बोला ना तो इंडिया में होगा। क्योंकि क्वेश्चन या तो स्पेसिफाई करे कि दूतावास है कहां, अब कुछ नहीं बोला तो बाहर कंट्री वाला दूतावास हम मानेंगे हमारे इंडिया में, और इंडिया का दूतावास कहीं ना कहीं बाहर ही पड़ा होगा। क्या इंडिया में तो नहीं होगा एटलीस्ट। यानी अब ऑस्ट्रेलिया का दूतावास ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी ना होगा, वो अदर कंट्रीज में होगा। अब अमेरिका का दूतावास अमेरिका में नहीं होगा। बात समझ आ गया ना। तो ऐसे अपने घर का बंदा अपने घर में नहीं रखना है, हमें दूसरी जगह रिप्रेजेंट करने के लिए भेजना है। क्लियर हो गया। अब मैं अभी एक बोलता हूं आपसे, जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल है चाइना का दूतावास, तो अगर ऐसा क्वेश्चन में आया कि चाइना का दूतावास ऐसा लिखा हुआ है, तो चाइना का दूतावास हम कहाँ मानेंगे, कहाँ है, चाइना में तो एटलीस्ट नहीं मानोगे ना, क्योंकि अपने घर में थोड़ा ना होगा। इसका मतलब किसी दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है। अब वो कंट्री हम कौन सी अज्यूम करें, इतनी सारी 195 194 5 जो भी जितनी भी कंट्रीज है वर्ल्ड में, इतनी सारी कंट्री में अब क्या मैं सोचने बैठ जाऊँ, नहीं, मैं मानूंगा कि वो इंडिया में है। जब तक कुछ ना बोले कि किसी और कंट्री में बैठा हुआ, तो हम इंडिया मानेंगे। अमेरिका दूतावास इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया का दूतावास
इंडिया में। मैं इंडिया क्यों मान रहा हूँ कि मुझे ये थोड़ी ना बोला उसने कि ऑस्ट्रेलिया का दूतावास चाइना में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया का दूतावास वो अमेरिका में बैठा है, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। तो जब तक वो कुछ ना बोले दूसरी कंट्री के दूतावास को, तो हम मानेंगे वो हमारे इंडिया में, और इंडिया का दूतावास तो आप भारी मानोगे। क्लियर है? पहले इतनी चीज समझनी है आपने। अब होता क्या है ये समझना। सपोज करो, ठीक है, यहां पे मैं भारतीय दूतावास ले लेता हूं पहले तो, भारतीय दूतावास, बात को समझना, ठीक है, क्योंकि नेशनल इनकम के हिसाब से आसान हो जाता है, बट घरेलू में दिमाग खराब कर जाता है आधे से ज्यादा बच्चों का। भारतीय दूतावास देखो क्या है, मैंने कहा भारतीय दूतावास थोड़ी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम अमेरिका में, ठीक है ना, अमेरिका छोड़ देते हैं, अमेरिका की जगह रूस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो भारतीय दूतावास मान लो कहाँ है, रसिया में। क्लियर हो गया? अब रसिया में मान लो यहाँ पे इस जगह पे ना ये पोर्शन क्या है, भारतीय दूतावास ने ले रखा है, यहाँ पे बंदों ने किराए पे लिया हो, कैसे भी लिया हो वो उनके ऊपर है, खरीद के ले चाहे किराए पे ले, जो मर्जी ले, उनके ऊपर चल रहा हो, ठीक है ना। तो भारतीय दूतावास जो रसिया में इस जगह पर है। क्लियर है? तो अब याद रखना, अगर यहाँ पे अब भारत, ये भारतीय दूतावास है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी चीज होगी तो उसको आप रशिया नहीं मानोगे, इसको क्या मानोगे, भारत ही मानोगे। बात को समझो क्या हो रहा है। देखो मैं दोबारा आपको डीपली समझाना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। देखो मैंने कहा था दूतावास जो है रिप्रेजेंट करता है अपनी कंट्री को ही, तो उसका मतलब ये जो पोर्शन है, जो दूतावास बैठे हैं, ये क्या है, एक तरह से इंडिया ही है। आप ये मान के चलो इंडिया है। अब जैसे क्वेश्चन में बोलता है कि मान लो ये इंडिया था और यहाँ पे अमेरिका है, अमेरिका को दूतावास तो इंडिया में मानेंगे, मान लो ये पोर्शन है, तो ये जो पोर्शन है इसको आप इंडिया ना माने आप प्लीज, इस वाले पोर्शन को, इसको क्या माने आप, इसको आप अमेरिका मान के चलें। अभी देखना जब मैं क्वेश्चंस कराना स्टार्ट करूंगा बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ में आ गया ना कि मैं बोल क्या रहा हूं, तो क्वेश्चन चुटकियों में खत्म हो जाएंगे और आप कभी भी फिर दूतावास में दिक्कत नहीं खाओगे। हम बोल क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भारतीय दूतावास तो भारत में तो नहीं होगा, एटलीस्ट बाहर होगा। बाहर क्या है, मान लो रशिया में, ठीक है ना। अब रशिया में है तो मैंने बोल दिया चलो ठीक है ये इस जगह पे भारतीय दूतावास रहता है, तो भाई जिस जगह भारतीय दूतावास रहता है ना वो उसी कंट्री की बात कर रहा है, मतलब वो एक तरह से भारतीय, हम ये मान के चलेंगे। क्लियर है? जो उस पोर्शन को, पूरा तो रशिया बढ़ गई है, अब रशियन दूतावास बोलूंगा तो रशियन दूतावास इंडिया में होगा, तो जिस पोर्शन में होगा हम उसको क्या मानेंगे, हम रशिया मानेंगे। क्या मानेंगे? रशिया मानेंगे, इतना पोर्शन। अब देखो इससे कैसे क्वेश्चन खत्म होते हैं, देखो ध्यान से देखना। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जापान में, पहले एक जापान बना लेते हैं, ये जापान है हमारा, ये इंडिया हो गया हमारा। अब ये कह रहा है जापान में भारतीय दूतावास में, जापान में भारत का दूतावास है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं साथ में, तो जापान में भारत का दूतावास है, तो भारत का दूतावास यहां तो नहीं होगा, एटलीस्ट भारी होगा, यहां पे ये हमारा भारत का दूतावास है। तो मैंने क्या कहा था, जो भी भारतीय, ये हम क्या मानेंगे, उसको हम इंडिया ही मान के चलेंगे कि इंडिया ही है। क्लियर हो गया? तो जापान में भारत का दूतावास में कार्य कर रहे जापान के निवासियों, अब मान के चलो हमारे, हमने दूतावास था यार वहां पे ना, बहुत जरूरी मुझे कोई बंदे रखने थे जो हेल्पर की तरह यूज, मुझे मतलब काम करवाना था घर, वो जापान का जो मैंने एम्बेसी ले रखी है ना वहाँ पे, रेंटेड ले रखी है, कैसे भी ले रखा है, तो वहाँ पे मुझे कुछ बंदों से ना मुझे जरूरत पड़ी कि उनसे कुछ काम वाम करा लूँ, तो मैंने क्या करा, जापान के निवासी बुला दिया, भाई इंडिया के थोड़े ना लेके जाऊंगा काम करवाने के लिए भी, तो मैंने क्या करा, मैंने जापान के निवासियों को बोला भाई मेरे यहाँ काम कर ले। तो मान लो दो बंदे, ये दो जापानीज है हमारे, ठीक है, ये हमारे इसमें काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं। तो अब ये पूछ रहा है क्या ये घरेलू आय में शामिल होगा। अब घरेलू आय का कॉन्सेप्ट तो सीधा सीधा कहता है कि कोई भी चीज, ठीक है, वो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी यानी अपनी बाउंड्री के अंदर होगी ना तो ही वो घरेलू आय में होगी। बात को समझना, घरेलू आय का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि हमारी इंडिया के अंदर अगर कोई चीज होगी ना तो ही वो घरेलू आय में आती है। क्लियर आ गया? दूसरा, या तो 200 नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स मतलब होता पानी की जगह, ठीक है। तो मैंने कहा था पानी में भी कुछ इंडिया का अपना पूरा पोर्शन कुछ हद तक इंडिया के पास है, तो कितना बोलेंगे हम, 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर कोई काम होता है वो भी किसका माना जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है, नहीं अपना किसका माना जाता है, डोमेस्टिक टेरिटरी यानी घरेलू का पार्ट माना जाता है। क्लियर है? अब बोलना क्या चाहते हैं यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर आपकी कंट्री की बाउंड्री के अंदर अगर कोई चीज हो रही है तो वो डोमेस्टिक का पार्ट होता है। क्लियर है? और पानी में भी कुछ एरिया स्पेसिफाइड है जैसे 200 नॉटिकल्स तक। क्लियर होगा? चलो अब हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि अब यार ये देखा जाए तो यार ये बंदा तो बाहर जापान में बैठा है, तो क्या ये घरेलू आय में शामिल होगा? बच्चे बोलते नहीं होगा क्योंकि ये तो जापान में बैठा ना। हमने बोला नहीं बेटा, अभी तो बोला इस पोर्शन को मैं इंडिया ही मान के चलूंगा। अब ये इंडिया है, इसका मतलब ये इंडिया के अंदर काम कर रहे थे, हाँ ना, इंडिया के अंदर काम कर रहे थे। और मैंने कहा था आपको प्यारी से एक लाइन पढ़ाई थी मैंने कि आपके घरेलू मतलब जो अपना जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, बाउंड्री है, घरेलू सीमा के अंतर्गत अगर रेजिडेंट हो यानी निवासी हो, गैर निवासी, उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर यहाँ इसके अंदर अगर अर्जित आय कर रहे हैं तो वो घरेलू का ही पार्ट माना जाता है। आप देखना वहां पे क्या जो नोट्स है वहां पे ध्यान से देखना कि वहां पे मैंने बताया था कि घरेलू के अंदर चाहे फिर वो निवासी हो घर के अंदर या गैर निवासी, मुझे मतलब नहीं है,
शामिल होगा, क्योंकि वो घर के अंदर फंस गया। तो अब घर ये नहीं है बेटा, ये भी घर ही माना जाएगा। ये जो कि इंडियन एम्बेसी यहाँ बैठी, ये भी इंडिया ही है एक तरीके से, ये पोर्शन, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये हमेशा शामिल होगा। बेटा देखो ध्यान से समझो, तो हम बोलेंगे जापान में भारतीय दूतावास में कार्यरत, ठीक है, जापान के जो निवासी है वो, उनको जो पारिश्रमिक मिल रहा है, पारिश्रमिक कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है, ठीक है। ये विदेशों को प्राप्त कारक आय नहीं है, ये आपके घरेलू सीमा के अंदर ही माना जाएगा। ये जो टेरिटरी होती है वाली, ये इंडिया का पार्ट माना जाएगा। तो हम मानेंगे इंडिया के अंदर ही बैठे हुए एक तरीके से। अभी इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं तो भाई सब गारंटीड है, इंक्लूड तो होना चाहिए था। क्लियर है? तो फटाफट से देखो, तो पहले का आपने क्या बताया था आपने? ना, दूसरे का हाँ, और तीसरे का भी क्या गया? हाँ। क्लियर हो गया? चलो अब चौथा पोर्शन देखते हैं। चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में विदेशी बैंक यानी जो बाहर का बैंक है, तो भारत यानी इंडिया। अब विदेशी बैंक कुछ भी मान लो, अमेरिका का कोई बैंक है, ठीक है ना, तो भारत के अंदर है। पहली बात तो भारत में लिखा हुआ है। तो मान लो कोई भी एक यहाँ पे XYZ करके कोई बैंक होता था, उसकी एक ब्रांच हमारी इंडिया में है, और उसने क्या है? अर्जित लाभ किया। बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फंस गया ना, तो घरेलू का पार्ट बनेगा, बात खत्म। हम बोलेंगे ये घरेलू सीमा के अंतर्गत है, तो इसलिए ये घरेलू सीमा का पार्ट बनेगा, यानी घरेलू आय में शामिल होगा। सीधा, ये तो सीधा था कि घर के अंदर ही फंस गया। बट एम्बेसी वाला क्या होता है? दूसरी कंट्री के अंदर दिखता है, बट वो हमारे घर ही होता है, ये मान के चलना चाहिए एम्बेसी है, ठीक है ना। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं, सॉरी अगला पॉइंट कौन सा है? पांचवा पॉइंट देखते हैं। एक भारतीय निवासी को, क्या लिखा हुआ है? एक भारतीय निवासी को भारत में रूसी दूतावास, अब देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है? रूसी दूतावास, तो रूस में तो नहीं होगा, ये इंडिया में होगा, मान के चलेंगे अभी। तो ये रूसी दूतावास इंडिया में है, यानी यहाँ पे मान के चलो ये रूसी दूतावास है। कहाँ का है? रूस का है। तो हम मानेंगे ये बेटा, ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इंडिया का पार्ट ना मान करके क्या मान का जाएगा? रशिया का पार्ट माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो इंडिया का पार्ट नहीं मानेंगे इसको अब, क्योंकि ये रूस के दूतावास बैठे, तो रूस का पार्ट माना जाएगा। क्लियर हो गया? 2 मिनट रुक जाना जरा, लाइट का प्रॉब्लम हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। चलो, तो लाइट जा चुकी है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है एक साइड से इन्वर्टर काम कर रहा है शायद इस वाले पे, चलो कोई नहीं। तो हमने क्या बोला? एक भारतीय निवासी को, यानी भारत का कोई बंदा है, ठीक है, एक ही बंदा मान लो, 3 मान लो, जो मर्जी आपकी है, ठीक है, को भारत में रूसी दूतावास ये रहा से प्राप्त आया। अब हुआ क्या? रूस वालों को काम करने के लिए कोई बंदे की जरूरत पड़ी होगी, उन्होंने क्या करा? इंडिया वालों को बुला लिया, यार मेरे यहाँ काम कर लो, ठीक है। अब हम ये मानेंगे हम इंडिया के अंदर नहीं कर रहे काम, हम मानेंगे हम रशिया में काम कर रहे हैं, क्योंकि रशियन एम्बेसी रशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया ना? तो हम मानेंगे हम रशिया में काम कर रहे हैं, तो ये भाई डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फॉल नहीं कर रहा। अब ये गोले के अंदर दिख रहा है, पर ये है नहीं एक्चुअली, क्योंकि हमने इसको तो रशिया मान लिया, तो रशिया इंडिया के अंदर थोड़ी ना आता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये क्या है? किसके अंदर है? ये शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, यानी घरेलू सीमा का पार्ट नहीं है। चलो, उसके बाद अगला पॉइंट आता है भारतीय स्टेट बैंक की इंग्लैंड में शाखा द्वारा अर्जित लाभ। अब देखो भारतीय स्टेट बैंक है, SBI, ठीक है ना। SBI की इंग्लैंड में कोई ब्रांच रही होगी और वहां से आय कमा के ला रहा है, तो भाई देखो इंग्लैंड में कोई ब्रांच है इंडिया की यहाँ, और वो कमा के यहाँ ला रहा है, भाई मुझे क्या मतलब उससे? ये तो विदेशों से प्राप्त कारक आय हो गई ना, तो सीधे सीधे हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर थोड़ी ना फॉल कर रहा है। इंडिया तो यहाँ बैठा है, इसके अंदर तो फॉलो ही नहीं कर रहा हो, तो उसका मतलब ये शामिल नहीं होगा। क्लियर है? साथ में मैं रीजन भी आपको बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझ लो, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमने जैसे भी क्वेश्चन किया, अभी और क्वेश्चन करना है, याद रखना ये क्वेश्चन, ये पूरी वीडियो आपको देखनी है प्रॉपर तरीके से, देखे कोई जैसे हम क्वेश्चन और आगे करते चले जाएंगे, धीरे धीरे आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो फिर आपको कोई भी मात नहीं दे पाएगा। क्लियर याद रखना। दोबारा मैं एक बार मिटाने से पहले रशिया वाला पॉइंट, नहीं रशिया बोल रहा हूँ, मतलब एक एम्बेसी वाला पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। दोबारा बोल रहा हूँ, देखो इंडिया के अंदर अगर किसी कंट्री का दूतावास है, जैसे अमेरिका, रशिया, कोई भी बाहर की कंट्री है, तो उस पोर्शन को आप क्या मानोगे? हमेशा दूसरी कंट्री ही मानोगे, इंडिया नहीं मानोगे। तो अगर यहाँ पे अगर कोई बंदा काम कर रहा है, मतलब इंडिया के बंदा अगर इस एम्बेसी में काम कर रहे हैं, जो कि रशियन एम्बेसी है या कोई भी एम्बेसी है, तो हम मानेंगे वो रशिया में जाके काम कर रहे हैं, ना कि इंडिया में, ये मान के चलते, इसलिए वो घरेलू का पार्ट नहीं माना जाता। क्लियर है? बट वहीं पे अगर कोई दूसरी कंट्री है और वहाँ मान लो अमेरिका कोई कंट्री है और वहाँ पे मान लो कि अमेरिकन एम्बेसी है, वो अमेरिकन एम्बेसी है, देखो अब ये इंडिया के अंदर नहीं है, फिर भी देखो इंडिया का पार्ट क्यों मान रहा हूं? क्योंकि ये जो इंडियन एम्बेसी अमेरिका के अंदर, ये पार्ट ऑफ इंडिया माना गया है, ये पार्ट ऑफ इंडिया माना गया है। तो इसके अंदर कोई भी चीज आ रही जा रही होगी तो वो घरेलू का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि इंडियन एम्बेसी मतलब इंडिया, ठीक है। अब ऐसा पढ़ो, भारतीय दूतावास मतलब भारत की बात कर रहा है, और रशिया दूतावास रशिया की बात कर रहा है, सीधा रशिया में भाई, वो रशिया मतलब वैसे नहीं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो पोर्शन है,
ये जो पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रसिया की। तो रसिया की बात कर रहा है भाई, ये इंडिया की घरेलू सीमा नहीं है, रसिया की घरेलू सीमा है। और ये वाला किसका पार्ट है, ये इंडिया की घरेलू सीमा है, जबकि बाहर होते हुए भी इंडिया की घरेलू सीमा मानी जाएगी, और ये अंदर होते हुए भी क्या रसिया की क्या मानी जाएगी, घरेलू सीमा मानी जाएगी, ना कि इंडिया की। क्लियर होता है। चलो फटाफट से यहाँ तक आप समझो इस चीज को, आगे लिखता हूं मैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आप थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में टाइम लगाया है। आप ध्यान से समझना फटाफट से। विदेशी बैंकों द्वारा, यानी विदेशी बैंक मतलब बाहर का बैंक है, भारत में स्थित उनकी शाखा है, यानी बाहर का कोई बैंक है, सपोज करो अमेरिका का बैंक है, वो इंडिया में उसकी शाखा है यहाँ पे, ठीक है ना, और उससे अर्जित लाभ, यानी लाभ अर्जित कर रहा है। तो मैंने कहा अपनी घरेलू सीमा के अंदर आ गया, तो इसका मतलब ये शामिल होगा, सीधी बात है। ये घरेलू सीमा के अंतर्गत का पार्ट माना गया है। सब मैं घरेलू के अकॉर्डिंग करा रहा हूं, याद रखना, ठीक है ना। भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास, अब मान के चलो अब ये दूतावास वाला, अभी देखो ब्रांच था, तो ब्रांच तो हमने सीधे सीधे इसका पार्ट मान लिया, बट अगर दूतावास है, आप देखो अमेरिकी दूतावास ये बैठा, मान लो ये अमेरिकी दूतावास है, तो ये फिर इंडिया नहीं है, ये अमेरिका माना जाएगा। कौन सा पोर्शन, ये पोर्शन अमेरिका माना जाएगा। क्लियर है। तो भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास में काम कर रहे भारतीय, अब उनको जरूरत पड़ी कुछ भारतीय लोगों की काम करने के लिए, तो उसने मान लो ये 3 बंदों को यहाँ पे, अपने बंदे यहाँ पे काम करने के लिए लगा दिया, और उनको कुछ पैसे वैसे भी देते हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो हम ये मान के चलेंगे जो इंडिया के 3 बंदे जो है ना, वो इंडिया के अंदर काम नहीं कर रहे, हम ये मानेंगे कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, वो अमेरिका में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एम्बेसी मैंने हमेशा बताया वो रिप्रेजेंट करता है दूसरी कंट्री को, तो इसको मानेंगे ये इंडिया के अंदर काम नहीं कर रही, ये दूसरी कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, ये मानेंगे, तो फिर ये घरेलू आय का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया। चलो उसके बाद भारत की कंपनी द्वारा अपनी सिंगापुर शाखा से, अब भारत की कंपनी यानी इंडियन कंपनी की एक ब्रांच है कहां पे, सिंगापुर में, तो इंडिया की ब्रांच है यहाँ पे सिंगापुर में बैठी हुई है, ठीक है ना। तो द्वारा अर्जित लाभ, तो दोबारा देखो सीधा सीधा फंडा है, ये अपनी घरेलू सीमा के अंदर से बाहर चला गया, यानी सिंगापुर की सीमा के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये शामिल नहीं होगा, क्योंकि जो भारत की जो कंपनी की जो ब्रांच है वो दूसरे देश में है, तो भारतीय घरेलू सीमा के अंतर्गत नहीं है, तो इसलिए वो शामिल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पंगा कहाँ पे देखते हैं, सिर्फ दूतावास में पंगा होता है, बाकी कहीं पंगा नहीं है, बाकी तो सीधा बाहर है तो नहीं आएगा, अंदर है तो आ जाएगा, किन केस में, घरेलू आय के केस में, ठीक है ना। अब चीन में स्थित, अब लिखा हुआ है चीन में स्थित, चीन मतलब चाइना, है ना, तो चाइना की बात कर रहा है, स्थित भारतीय दूतावास में, भारतीय दूतावास है मतलब मान लो चाइना में, क्या बोल रहे हैं, चीन में स्थित भारतीय दूतावास, तो भारतीय दूतावास भारत में तो नहीं होगा, बाहर ही होगा, मान लो यहाँ पे, ठीक है। अब ये भारतीय दूतावास में क्या है, इनको जरूरत पड़ी बंदों की, तो इन्होंने क्या करा, 3 बंदों को मान लो यहाँ पे काम पे लगा दिया, है ना, तो क्या ये आएगा ही नहीं आएगा तो मैंने कहा इसको हम क्या मानेंगे, ये बताओ पहले तो, इंडिया तो मानेंगे, ये दूतावास तो भाई साहब कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका मतलब ये इंडिया है। अब ये इंडिया के अंदर 3 बंदे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये शामिल होगा, ये घरेलू सीमा का पार्ट माना जाएगा दूतावास के केस में, समझ में आ गया। तो ये दूतावास का केस है और ये आपका शामिल होगा। फटाफट से लिखो और साथ में आंसर भी लिखते रहो जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। अब उसको अपने वर्ड्स में लिखो फटाफट से। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो आज हमें सारे क्वेश्चंस खत्म करने हैं, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन खत्म करने हैं ताकि कि आपको दिक्कत ना हो पेपर में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई सेवाएं, बट अगर उससे पहले ध्यान से देखोगे तो मैंने क्वेश्चन चेंज कर लिया, यहाँ पे राष्ट्रीय आय लिख दिया है, तो अब मैं क्वेश्चन को राष्ट्रीय आय के अकॉर्डिंग बताऊंगा और साथ में आपको कुछ पॉइंट घरेलू के हिसाब से बताऊंगा। क्लियर है, ताकि आप कंपेयर कर सको कि कहाँ पे दिक्कत आएगी बच्चों को, ठीक है ना। चलो तो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा या नहीं होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई सेवाएं, अब ध्यान से देखना, अगर निःशुल्क सेवाएं जो सरकार प्रदान करती है, जैसे रोड्स एंड ऑल बना दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, तो बहुत बच्चे सोचते हैं तो क्या इसके बदले तो कुछ देना तो पड़ता नहीं है, तो इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, बहुत बच्चे ये सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। सरकार जो भी निःशुल्क सेवाएं प्रदान करती है वो हमेशा शामिल होती है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, सरकार अगर कोई सेवा आपको प्रदान कर रही है, बात को समझना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने व्यय विधि पढ़ा था, और व्यय विधि में एक चीज आती है आपका सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय भी आता है ना, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, तो उसका पार्ट बन जाएगा, यानी सरकार का खर्चा माना जाएगा। जो सरकार का खर्चा माना जाएगा तो व्यय विधि साफ साफ बोलती है सरकार का खर्चा है, तो उसको इंक्लूड कर दो, समझ में आ गया ना। ये तो वहां पे वर्ड क्या आ रहा है, इसमें मतलब सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई सेवाओं को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये व्यय विधि के अंतर्गत सरकारी अंतिम उपभोग व्यय का क्या है, एक पार्ट है। क्लियर है, फटाफट से नोट डाउन करो जो मैं बोल रहा हूं आप वो उसका आंसर है, आप साथ साथ में लिख लिया करो। क्लियर है, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। भारत में विदेशी दूतावास हो, अब बात देखना क्या लिखा हुआ है, भारत में यानी इंडिया में विदेशी दूतावास है, सपोज करो अमेरिका का दूतावास है, तो इसको हम अमेरिका मान के चलेंगे, मैंने बताया था पहले, ठीक है। अब ये इंडिया के अंदर होते हुए भी इंडिया का नहीं है पार्टी, हमें पता है इतना, तो कह रहा है तो भारत में विदेशी दूतावासों को किराए पर दिए गए भवन, अब इनको क्या है, मकान चाहिए थे काम करने के लिए, तो हमने क्या दे दिए इनको, कुछ कमरे वमरे किराए पे दे दिए।
अब उनसे किराया मिल रहा है, जो कि इंडिया वाले, भाई इंडिया वालों ने घर दिया है किराए पे, तो इंडिया वालों को तो किराया मिलेगा, चलो ठीक है। तो क्या है, राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? तो देखो पहले काम करते हैं, राष्ट्रीय की जगह घरेलू समझ के देखते हैं इसमें क्या होता। तो अगर अमेरिका का दूतावास यहाँ पे है तो हम इसको अमेरिका मान के चलेंगे, तो इसका मतलब ये क्या मानेंगे, ये अमेरिका है नॉट इंडिया, तो इसका मतलब घरेलू आय में तो शामिल होने वाला नहीं है। समझ में आ गया, ये घरेलू का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। बट राष्ट्रीय के हिसाब से देखें तो ठीक है, ये अभी भी इंडिया का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है अभी भी, ठीक है। तो हम मानेंगे कि इंडिया को जो इनकम मिल रही है, इंडिया के लोगों को जो पैसा मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, अमेरिका से मिल रहा है, ये अमेरिका ना, तो इंडिया को पैसा मिल रहा है अमेरिका से, तो उसको क्या बोलते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध विदेशों से प्राप्त साधन आय का पार्ट बनता है, विदेशों से प्राप्त साधन आय माना जाता है। तो भाई तो नेशनल में तो आएगा ना, क्योंकि नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्रीय क्या होता है, घरेलू में विदेश से प्राप्त साधन आय जोड़ने पर जो निकलती है उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्लियर हो गया। तो अभी तक क्या था, अभी तक घरेलू का पंगा चल रहा था, तो घरेलू में क्या होता है, हम बाहर से इनकम को ले ही नहीं रहे थे, है ना, हम बोल रहे थे भाई बाहर का है तो बाहर ही रहो, हम तो घर की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर घरेलू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं मैं, तो दोबारा देखो क्या बोला मैंने भी आपको मैंने घरेलू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि सपोज करो इंडिया है ठीक है, और उसमें बाहर किसी कंट्री का नहीं, अमेरिका के मान लो दूतावास यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम उसको क्या मानते हैं घरेलू के हिसाब से, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे घरेलू, उसके हिसाब से क्या मानते हैं कि ये पार्ट बेटा इंडिया का नहीं है, अब ये क्या मान के जाएंगे, ये अमेरिका एक तरीके से। तो अगर इस अमेरिका से अगर इंडिया को कोई पैसा आ रहा है तो वो तो विदेश से प्राप्त साधन आय का पार्ट बनता है ना, है ना। तो नेशनल के हिसाब से तो आ जाएगा, पर घरेलू के हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया में अमेरिका थोड़ी ना आ जाएगा, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, घरेलू का तो नहीं है, बट राष्ट्रीय के हिसाब से ये इसका पार्ट बन रहा है। आगे पाकिस्तान के दूतावास, अब देखो पाकिस्तान का दूतावास बोल रहा तो कहां होगा भाई, पाकिस्तान में तो नहीं होगा, वो कहां पे होगा, इंडिया में होगा। तो पाकिस्तान का दूतावास, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, तो पाकिस्तान के दूतावास में, तो पाकिस्तान का दूतावास यहाँ पे है इंडिया में, ठीक है। तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, पाकिस्तानी एक तरीके से, ठीक है, और इसको बाहर मान के चलेंगे, अंदर कभी नहीं मानते, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान दूसरी कंट्री है, इंडिया अलग कंट्री है। क्लियर हो गया। अब देखो, तो पाकिस्तान के दूतावास में, इस दूतावास में मान लो इनको बंदों की जरूरत थी, तो इंडिया वालों को इन्होंने काम पे रख दिया, मान लो 2 इंडिया वालों को इन्होंने काम पे रख दिया और उनको कुछ सैलरी देते, तो हम ये क्या मानेंगे, ये सैलरी कौन दे रहा है आपको, पाकिस्तान दे रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का पार्ट बन गया, दोबारा से विदेश से प्राप्त साधन आय का पार्ट बन गया। तो ये दोबारा यानी पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, ऐसा पढ़ेंगे। बट अगर घरेलू का पार्ट होता तो हम बोलते भाई पाकिस्तान का भी इंडिया के अंदर तो आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये क्या पार्ट है हमारा, ये हमारा घरेलू में शामिल नहीं होगा। बट अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं नेशनल के हिसाब से, तो विदेश से प्राप्त साधन आय इसमें आती है। समझ में आ रहा है, कंपेयर कर पा रहे हो कि किस तरह से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे तरीके होते समझाने के, बट मुझे लगा ये तरीका ज्यादा बेस्ट रहेगा आपको समझाने का। अगला देखते हैं, लंदन में स्थित, अब लंदन में स्थित, ये लंदन है, एक भारतीय बैंक, मान लो इंडिया का कोई बैंक है, SBI बैंक की बात कर लेते हैं, इस बैंक की एक शाखा यहाँ पे है, ठीक है। तो घरेलू के हिसाब से तो वैसे बेटा बाहर चला गया, तो घरेलू में तो शामिल नहीं हो सकता था, क्योंकि घरेलू के अंदर वो शाखा यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, वो शाखा यहाँ है, इंडिया में तो है ही नहीं शाखा, वो बाहर चले गई है, तो फिर वो आएगा नहीं। बट अगर नेशनल के हिसाब से देखें तो फिर यहाँ से शाखा क्या लेकर आ रही होगी, पैसा लेकर आ रही होगी इंडिया में, तो विदेशों से प्राप्त साधन आय द्वारा बन जाएगा, तो ये शामिल हो जाएगा। क्लियर है। आगे, विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों का वेतन, विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों का वेतन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो इंडिया में ना कुछ रिसर्च चल रही थी, अब उसके लिए ना मैं थोड़ा सा ना मान लो चिंको की जरूरत पड़ गई, चिंके मतलब चाइनीज की बात कर रहा हूँ, चाइनीज की जरूरत पड़ गई और हमें चाइना वालों को बुलाना पड़ गया यहाँ पे, सपोज करो। तो मैंने चाइनीज वालों को बुलाया, ठीक है ना, ये चाइनीज वाले हैं 2 यहाँ पे काम करने आए। तो भाई जब चाइना वाले यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे तो इंडिया, देखो पहले बात तो इंडिया उसको क्या देगा, इंडिया उसको पैसा देगा। इंडिया जब उसको पैसा देगा तो हम बोलते हैं विदेशों को प्राप्त साधन आय का पार्ट बनता है जब पैसा बाहर जाता है। इसका मतलब पैसा किसको जा रहा है, चिंको को जा रहा है, चिंके यहीं थोड़ा छोड़ के जाएंगे पैसा, बेटा लेके जाएंगे ना, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो चिंके ने यहाँ पे काम करा और वो क्या है आगे पैसा लेके जाएंगे अपने घर पे, तो ये हमारे इंडिया से पैसा बाहर चला गया, तो विदेशों को प्राप्त साधन आय का पार्ट बन गया। अब बहुत बच्चे बोलते हैं भाई ये अब राष्ट्र में शामिल कहाँ हो रहा है, ये तो जा रहा है ना। बेटा देखो शामिल का मतलब होता है कि चाहे वो घट रहा हो चाहे जमा हो रहा हो, क्या वो राष्ट्रीय आय में का अफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, हम बोलेंगे हाँ कर रहा है। क्यों हम बोलेंगे इसको राष्ट्रीय आय में शामिल इसलिए किया जाएगा, देखो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा और ये किसका पार्ट माना जाएगा, विदेशों को प्राप्त साधन आय का पार्ट माना जाएगा और इससे राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी, यानी इसको ऋणात्मक घटक के रूप में दिखाया जाएगा। किसमें ऋणात्मक, को वाला तो माइनस होता ना, तो ये ऋणात्मक में दिखाया जाएगा, इससे राष्ट्रीय आय कम होगी मगर शामिल होता है। शामिल का मतलब बहुत बच्चे ये सोचते हैं इससे बार बार जुड़ना चाहिए, जुड़ना नहीं बेटा, अगर घट रहा है ना तो भी राष्ट्रीय आय का पार्ट है, ये पार्ट है राष्ट्रीय आय का, बस क्या हुआ है राष्ट्रीय आय को कम कर देगा और जो पैसा बाहर से आता है वो राष्ट्रीय आय को बढ़ा देता है। क्लियर हो गया। चलो, एक भारतीय नागरिक द्वारा, भारत का नागरिक है,
एक विदेशी वित्तीय फर्म में काम करा, मतलब काम नहीं किया, सॉरी, विदेशी वित्तीय फर्म में उसने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया। मैंने मान के चलो माइक्रोसॉफ्ट में मान लो इन्वेस्ट कर दिया और वहां से मुझे लाभांश आ रहा है। लाभांश मतलब होता है लाभ का अंश यानी डिविडेंड, जो शेयर्स पे मिलता है। क्या मिलता है? शेयर्स पे जो मिलता है डिविडेंड, मुझे डिविडेंड मिलने लग गया। तो भाई बाहर वाली कंपनी मुझे डिविडेंड दे रही है, तो ये विदेशों से प्राप्त साधन आय का पार्ट बन गया, तो ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। क्लियर हो गया? तो बहुत आसानी से समझ में आ रहे हैं। देखो पहले 6 पॉइंट हमने कम से कम शायद जहां तक मुझे ध्यान है 18-19 मिनट या 15 मिनट जहां भी है हमने लगाए होंगे पहले 6 पॉइंट में, बट अभी देखो हम कहां पहुंच गए, 16वें पॉइंट में पहुंच गए, जहां तक अगर मैंने गिनती सही लिखी है तो, और फटाफट से होने लग गए अब क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और याद रखना इस वाले पोर्शन में लास्ट के जो 3 है ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। IMP, बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है लास्ट के 3 में, ठीक है ना। चलो बात करते हैं पहले की। किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन करना, यानी किसान ने गेहूं का उत्पादन किया और अपने परिवार के उपभोग के लिए भी कुछ पोर्शन रख दिया, ये सारे रख दिया, उसकी मर्जी, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम बोलते हैं देखो है कौन, वो किसान है, और स्वयं उपभोग के लिए अगर कोई चीज रखी जाए तो वो आपका मूल्य वृद्धि के अंतर्गत आता है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। आपने अगर सपोर्टिंग मटेरियल क्वेश्चन किए होंगे तो उसमें भी एक क्वेश्चन था जिसमें 50 रुपए का वो स्वयं उपभोग के लिए पैसा रख लेता है। तो स्वयं उपभोग मतलब क्या होता है कि खुद के उपभोग के लिए अगर कोई चीज अगर आप मतलब सॉरी अनाज रख लेता है, तो खुद के उपभोग के लिए अगर कोई अनाज रख लेता है तो उसको क्या माना जाता है, क्या है, आपका राष्ट्रीय आय में वो शामिल होता है, बिल्कुल उसकी कैलकुलेशन में शामिल किया जाएगा मूल्य वृद्धि के अंतर्गत। क्लियर हो गया? क्योंकि हम उसको बिक्री का पार्ट मान लेते थे ना, याद होगा, उत्पादन के मूल्य में आ जाता है वो। तो उसने बोला किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन करना किंतु परिवार द्वारा उसका उपभोग करना बिल्कुल आएगा, स्व उपभोग के लिए क्या गया, वस्तुओं का उत्पादन आता है, मगर याद रखना सेवाएं नहीं आती, स्व उपभोग के लिए सेवाएं कभी नहीं आती है, याद रखना, ना घरेलू में ना राष्ट्रीय में। क्लियर है? बट स्व उपभोग वस्तुओं की बात कर रहा है, ठीक है, स्व उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन वो आ जाएगा। समझ में आ गया? चलो, तो आप इसको फटाफट से इस पॉइंट को देखो। उसके बाद दूसरा आपके पास है शेयर्स बॉन्डों की बिक्री से शेयरधारियों को प्राप्त राशि। मैंने कहा था देखो ये शेयर और बॉन्ड जो होते हैं ये सिर्फ केवल कागजी कार्यवाही होते हैं। क्या होते हैं? केवल कागजी काम होते हैं ये, खाली पहली बात तो, ठीक है। इनका प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता, इनका उत्पादन की गतिविधि उत्पादन से कोई मतलब नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिखना है कि शेयर हो गया आपका, क्या नाम है, बॉन्ड्स हो गए, यानी जो आपके ऋण पत्र टाइप की चीजें हो गई, ये सिर्फ एक कागजी कार्यवाही होते हैं, इनका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर हो गया यहां तक? तो जब इनका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है, तो इनकी बिक्री से, खरीद बिक्री से कुछ भी हो तो उसको शामिल नहीं करते। और वैसे भी हमने एक पॉइंट और पढ़ा हुआ है कि सेकंड हैंड, यानी सेकंड हैंड मतलब पुरानी वस्तु और सेवाओं जो भी होती है उनको खरीद बिक्री करोगे ना तो उसको वैसे भी शामिल नहीं करते। क्लियर? आप शेयर तो बेटा बार बार खरीदे बेचे जाते हैं ना, तो वैसे भी शामिल नहीं होंगे। क्लियर हो गया? तो एक तो कागजी कार्यवाही के कारण शामिल नहीं हो रहे हैं, याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि इनसे कुछ होने वाला नहीं है बेटा, तो कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है, इसलिए इसको हम यहाँ पे नहीं लेते। और ऊपर से क्या है, ये इनकी खरीद बिक्री चलती रहती है, आज किसने खरीदा, कल किसने खरीदा, आज इसने बेचा, कल उसने बेचा, ठीक है ना, तो इसलिए इसको शामिल नहीं किया जाता। तो आप इसका आंसर लिखोगे नहीं, क्यों? क्योंकि इससे कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है, साथ साथ, ठीक है ना, और इसमें बस क्या है, इनमें स्वामित्व यानी जो ऑनरशिप होती है ना वो बदलती रहती है। लोगों की ऑनरशिप में क्या है, शेयर आज मेरे पास थे तो मेरे पास ऑनरशिप है, कल उसके पास ऑनरशिप बदलती रहती है, कोई मूल्य वृद्धि इसमें नहीं होती है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद है निःशुल्क शिक्षा पर सरकारी खर्चा। देखो खर्चा कौन कर रहा है, सरकार कर रही है। और निःशुल्क करे कोई बात नहीं, उससे क्या इंडिया के लिए तो अच्छा होगा ना। अगर इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया में बच्चों को फ्री एजुकेशन दे करके उनको क्या है बहुत अच्छा डेवलप कर रही है, तो बेटा वो इंडिया के आगे फ्यूचर के लिए अच्छा है, ठीक है। और मैंने कहा था सरकारी अंतिम भोग व्यय का ये पार्ट माना जाता है, व्यय विधि के अंतर्गत सरकारी अंतिम भोग व्यय में ये आता है, तो इसलिए ये इंक्लूड होगा, घरेलू में भी होगा ये वाला और राष्ट्रीय में भी होगा ये वाला भी, ठीक है ना, ये दोनों में इंक्लूड होगा, ये कहीं भी इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड होगा। क्लियर हो गया? चलो, भारत में, इंडिया में अमेरिकी दूतावास है यहाँ पे, तो इसका मतलब अमेरिका माना जाएगा पहली बात तो, ठीक है। भारत में अमेरिकी दूतावास है, इसका मतलब अमेरिका माना जाएगा। अब इसमें मान लो कोई भारत के कुछ बंदे काम कर रहे हैं, तो हम क्या मानेंगे कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास, अमेरिका से आ रहा है, तो ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का भाग माना जाएगा, ठीक है ना। तो विदेश प्राप्त शुद्ध साधन आय का अगर भाग माना जाता है, भारत में अमेरिकी दूतावास, हाँ ठीक है, भारत में अमेरिकी दूतावास है, ठीक है ना, और उसमें कुछ भारतीय काम कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, तो उसको क्या माना जाएगा, विदेश प्राप्त शुद्ध साधन आय का पार्ट माना जाएगा। तो राष्ट्रीय आय में तो ये आ जाएगा, बट घरेलू आय का पार्ट ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि अमेरिका को हम बाहर ही मानेंगे बेटा, कहाँ मानेंगे, बाहर का पोर्शन मानेंगे। क्लियर हो गया? नोट डाउन करो से भी। चलो, तो विदेश प्राप्त शुद्ध साधन आय का पार्ट होने के कारण किसके अंदर आ रहा है, ये आपका राष्ट्रीय में आ रहा है, बट घरेलू में नहीं आ सकता, क्योंकि हम अमेरिका को भारी फेंकेंगे, ठीक है ना, घरेलू क्षेत्र में नहीं रखते। चलो
अब आते हैं मेन 3 पॉइंट। आता है एक बैंक को एक फर्म द्वारा, बैंक को कौन दे रहा है, फर्म द्वारा ब्याज का भुगतान। बेटा देखो पहली बात ये देखना कि बात किसकी कर रहा है, वो फर्म की बात कर रहा है या व्यक्ति की बात कर रहा है नॉर्मल, पहले ये देखना बहुत जरूरी है क्वेश्चन में। अगर आपने देख लिया तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। फर्म बोल सकता है, उत्पादक बोल सकता है, वो आपकी मर्जी है, वो क्वेश्चन सॉरी आपकी नहीं, क्वेश्चन वाले की मर्जी है, वो उत्पादक लिखे, फर्म लिखे, जो मर्जी लिखे, ठीक है, पहचानना आपको ही है। तो एक फर्म को एक बैंक को एक फर्म द्वारा ब्याज का भुगतान, तो फर्म क्या कर रही है, बैंक को, ठीक है ना, तो एक बैंक को फर्म द्वारा, तो फर्म यहाँ पे इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है ना। तो यार फर्म ने इसका मतलब पैसा लिया था बैंक से, तो फर्म किस लिए लेती पैसा भाई, प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, उत्पादन की गतिविधियों के लिए, उत्पादन प्रक्रिया के लिए, उत्पादन करने के लिए फर्म पैसा लेती है। तो इसका मतलब ये मूल्य वृद्धि का पार्ट माना जाएगा, ये राष्ट्रीय आय घरेलू आय में शामिल होना चाहिए। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि ये उत्पादन गतिविधियों में लगाया गया पैसा। बेटा किस में लगाया गया, ये उत्पादन की गतिविधियों में लगाया गया पैसा है, ठीक है ना, और फर्म ने दिया है। बेटा क्या लिखा हुआ है, फर्म ने दिया हुआ है, ठीक है ना। आपके बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे बेटा, आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन था हमारे पास, एक बैंक को एक फर्म द्वारा ब्याज का भुगतान, देखो बुक में भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगा, बिल्कुल शामिल किया जाएगा, क्योंकि फर्म जो पैसा लेती है ना, वो उत्पादन उद्देश्य से लेती है, नहीं उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन करने के लिए लेती है, ठीक है ना। और फिर बैंक जो पैसा जिसने लिया, बैंक से पैसा लिया था फर्म ने, अब फर्म उसको फिर क्या दे रही है, उसके बदले में इंटरेस्ट दे रही है। इसका मतलब वो कारक का भुगतान कर रही है। कारक भुगतान कहते थे ना, जैसे 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते थे, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। अब बैंक से इसने पूंजी लिया, तो पूंजी के बदले क्या देगा, इंटरेस्ट तो देगा, तो क्या बोलते हैं उसको, एक वो कारक आय बोल सकते हो, कारक भुगतान। तो इसने किया तो भुगतान होगा ना, मिलता तो आय होता। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा तो फर्म ने क्या किया, भुगतान किया, तो कारक भुगतान। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि उसने पैसा लिया था बैंक से, तो उत्पादन गतिविधि के लिए लिया, तो इसको हम शामिल कर देंगे। बट वही बैंक को अब एक व्यक्ति द्वारा ब्याज का भुगतान हो रहा है, तो भाई व्यक्ति लिखा है ना, तब देखो जनरली जब व्यक्ति होगा तब ये मानेंगे यार बंदा काम ले लिया उसने, खाली हमें गाड़ी वाड़ी लेनी होगी, कुछ लेना होगा अपने लिए और इसलिए पैसा लिया। तो कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करी उसने, कोई उत्पादन गतिविधि करी नहीं करी, तो उसके शामिल भी नहीं करेंगे, बाहर फेंको। पढ़ के देखते हैं इसका आंसर, ठीक है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है एक बैंक को एक व्यक्ति द्वारा ब्याज भुगतान को राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ना ही घरेलू में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ऋण की राशि को उपभोग कार्यों में प्रयोग कर रहा है, ना कि उत्पादन की गतिविधियों के लिए, ना ही निवेश के लिए, ठीक है। तो निवेश और उत्पादक कार्यों के लिए तो ले नहीं रहा है, वो अपने लिए ले रहा है, ठीक है। कहीं लिखा थोड़े ना कि वो निवेश करेगा या उत्पादन करेगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर फर्म ले रही है तो इंक्लूड, व्यक्ति के नॉर्मल कोई बंदा ले रहा तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट आपका है, एक व्यक्ति को बैंक द्वारा, अब बैंक दे रहा है व्यक्ति को ब्याज का भुगतान, जैसा हमें मिलता है, ठीक है। अगर आपकी सेविंग है तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो हम ये मान के चलते, देखो उसको शामिल करना चाहिए पहली बात तो, क्यों, क्योंकि आपने अपनी बचत बैंक के पास रखी है और हम ये मानते हैं कि बैंक इन बचत का उपयोग क्या करेगा, ठीक है, बैंक क्या करेगा, उत्पादन की गतिविधियों में इस पैसे को लगाएगा। तो हम ये मान के चलेंगे, जैसे इस वाले केस में क्या हुआ था, इस वाले केस में एक डिसाइड करता हूँ, इस वाले केस में क्या होता है, बैंक से फर्म ने पूंजी ली, कैपिटल लिया, तो उसके बदले इंटरेस्ट दिया ना। और अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार बंदे जो हैं, ठीक है, वो बैंक को पैसा दे रहे हैं, तो बैंक भी तो उसे इंटरेस्ट देगा ना, तो बैंक भी तो कुछ उत्पादन गतिविधियों में लगा रहा है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि हमारी सेविंग बैंक क्या एक उत्पादन गतिविधि में लगा रहा है, कुछ ना कुछ उससे कमा रहा है, फिर हमें दे रहा है, तो उसको शामिल करना चाहिए। यानी अगर आपका पैसा ब्लॉक है, उसका कोई यूज नहीं होता बेटा, वो शामिल नहीं होता, हमेशा रखना, किसी ना किसी एक्टिविटी में वो लगा होना चाहिए। क्लियर हो गया। देखो मैंने आपको तकरीबन 20 और 23 क्वेश्चन करा दिए। आप अपनी बुक के क्वेश्चन कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ, उसे करो। अभी मैंने अंतिम वर्ष मध्यवर्ती वर्ष वाले पॉइंट छोड़े हुए हैं, क्यों, मैंने कहा था उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने उसके ऊपर, ठीक है ना। बट इसके क्वेश्चंस करो, जितने आपकी बुक में ना उतने करो। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता है, प्लीज मुझे इंस्टा पे मैसेज करो कि भाई ये वाला क्वेश्चन देख लेना, 2 से वाला क्वेश्चन देख लेना, सर ये वाला क्वेश्चन देखना, जो आपको सही लगे आप बोलो और मुझे वो क्वेश्चन बताओ, और देन मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। अगर आपसे नहीं हुआ तो वैसे मुझे जहां तक ध्यान आपको हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है। बट प्लीज क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना है कि वो राष्ट्रीय आय का क्वेश्चन है, घरेलू आय का क्वेश्चन है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। राष्ट्रीय आय को तो बेटा वो राष्ट्रीय आय लिखेगा, घरेलू आय को देशीय भी लिखते हैं, देशीय घरेलू एक ही बात होता है यार। बहुत बच्चे देशीय को राष्ट्र मानते हैं, बट देशीय राष्ट्र थोड़ी ना होता है यार। देश मतलब अपने घर की बात कर रहा है, देशीय जैसे भारत देश की बात कर रहा है, तो भारत मतलब घर घर की बात करेगा पहले, ठीक है ना। राष्ट्रीय बोलूंगा तो भारत के अंदर की आय तो लेंगे, साथ बाहर वालों को भी देखेंगे, ठीक है। जाते जाते मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मैंने यहाँ पे 200 नॉटिकल्स की बात की थी थोड़ी देर पहले। तो समुद्र में क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कि हम अब हमारे आसपास मान लो समुद्र है, तो यार वहां पे कोई भी हमारे अगर अगल बगल में मान लो कि यहाँ पे थोड़ा सा मान के चलते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आप मान लो गोवा का जगह है,
अब मान लो कि यहाँ पे तुम गोवा के बीच पे जा करके बेटा पैसे कमा रहे थे, लोगों को चूना लगा लगा के, मतलब कुछ भी खिला पिला करके, और जैसे गवर्नमेंट आ रही है कि इंक्लूड करने के लिए बोल, गवर्नमेंट बोली बता तूने कितना कमाया, तुम तुरंत पानी में कूद जाते हो, कहते मैं तो पानी में हूँ, तुम्हारी धरती पे थोड़ी ना हो। तो ऐसे तो लोग बच सकते थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला भाई देख, पानी में कम से कम 200 नॉटिकल माइल, हिंदी में नटियल बोल देते हैं उसे, क्या बोलते हैं, नटियल। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का कब्जा माना जाएगा, इंडिया माना जाएगा। कब्जा क्यों, इंडिया ही माना जाएगा, कब्जा क्या है, इंडिया का भाग है भाई, तो इंडिया माना जाएगा, ठीक है ना। अब 200 नॉटिकल माइल्स में मतलब एक नॉटिकल माइल्स में, जहां तक मेरा मुझे याद है, ठीक है, 1.852 किलोमीटर होते हैं। तो सोचो एक नॉटिकल माइल्स में इतने किलोमीटर होते हैं, तो 200 में कितना होते होंगे, इतना बड़ा एरिया अपने पास है, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ भी काम होगा, चाहे तेल से रिलेटेड हो, मछली से रिलेटेड हो, कोई भी काम हो, वो इंडिया के घरेलू का पार्ट माना जाएगा। किसका माना जाएगा, घरेलू का पार्ट माना जाएगा। तो 200 नॉटिकल्स भी आपको याद रखना है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, काफी ज्यादा यार मेहनत लग गई इस वाली वीडियो में, ठीक है ना। चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज, ठीक है ना, आपको अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।